हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम जोन, एक कदम सफलता की ओर। तो गाइज, आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, वो भी एक नया क्लास का, दैट इज़ क्लास 9th के लिए। क्लास 9th का मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास 9th का भी शुरू किया जाए और बच्चे को हम मेरे तरफ से जितना पॉसिबल हो सके उतना मदद किया जाए। ओके, तो क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग। ओके, और कुछ अगर आपको लगे तो वो फीडबैक में यानी कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना। ओके, हम लोग जहाँ तक हो सके वहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा चैप्टर है आज का क्लास 9th का, ठीक है। तो इसमें हम दोनों मीडियम में डील करेंगे, यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट द मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, है ना। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर में जाने से पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक चीज है, यानी कि दैट इज बेसिक कंसेप्ट, उस चीज को जानना आपको जरूरी है ना। तब हम चैप्टर में एंटर करेंगे तो आपके लिए आपको समझने में बहुत आसान होगी। इसीलिए चलो कुछ बेसिक चीज है जिसको हम डील करेंगे यहाँ पे। पहला चीज है, देखो चैप्टर में पहला चीज क्या लिखा हुआ, मैटर। सबसे यही चीज के बारे में होल चैप्टर में डिस्कस होगा। इसलिए अगर आप मैटर को यानी पदार्थ को, है ना, अगर पदार्थ को आप अच्छी तरह से समझ गए तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर होता क्या है, यानी पदार्थ होता क्या है। यानी कि दुनिया में उस तरह की वस्तु जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ वजन हो, और उसको कहीं पे रखने पर वो अगर स्थान घेरता हो, तो उस तरह की चीज को हम लोग मैटर कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं, है ना। तो चलो इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसको, यानी कि दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैविंग सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इफ यू आर पुटिंग एनीवेयर। अगर कहीं पे इसको आप रख रहे हो, उसको रखने पर अगर वो जगह घेर रहा हो, स्थान घेरता हो, और उसके साथ साथ उसका कुछ वॉल्यूम यानी कि उसका कुछ आयतन, उसका कुछ भार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, यानी मैटर बोलते हैं। तो चलो पहले मैटर का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो मैटर का डिफिनेशन लिखते हैं। पहले सबसे पहले आप लिखोगे, कॉपी पेन लेके आप रेडी रहेंगे, और कॉपी पेन लिखे ही लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर सुनिए आधा घंटा बाद फिर भूलेंगे। तो मैटर, हेडिंग लिखोगे मैटर, हिंदी में लिखोगे पदार्थ, इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। चलो तो डिफिनेशन लिखते हैं इसका। द सब्सटेंस विच having some mass and occupies space is called matter, है ना। उस तरह की वस्तु जिसका कुछ भार हो और वो स्थान घेरता हो, हिंदी में लिखेंगे, मैं बोलते जा रहा हूं, आप हिंदी में इसको लिखते जाओगे। ओके, लिखोगे हिंदी में डिफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखोगे। उस तरह की वस्तु जिसका कुछ भार हो और उसको रखने पर वो स्थान घेरता हो, है ना, उससे पदार्थ कहते हैं। चलो लेट मी टेक सम एग्जाम्पल ऑफ मैटर, है ना। बहुत सारे मैटर का एग्जाम्पल है। यूनिवर्स यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो आप जितने सारी चीज देख रहे हो सारे के सारे तो मैटर ही है
है ना। कोई ऐसा चीज आप उठाओ जिसका कुछ भार ना हो, जिसको रखने पर वो स्थान नहीं घेरता हो, है ना। तो चलो इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके सराउंडिंग में, चैप्टर का नाम ही है कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ है, हमारे आसपास के जो मैटर है, उसको लेके हम लोग मतलब एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उस तरह के एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। तो चलो मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे पास जो कुछ है उसको मैटर कैसे कहेंगे। चलो इस मार्कर से मैं जो लिख रहा हूं, क्या इसको मैं मैटर कह सकता हूं, क्या इसको पदार्थ कह सकता हूं? ऑब्वियसली, ओके। क्यों? देखो इस मार्कर की अगर आप देखो तो इसका कुछ मास होता है, यानी द्रव्यमान जिसको बोल रहे हो, है ना। तो इसका कुछ द्रव्यमान है। अगर इस मार्कर को आप रख रहे हो, चलो इस तरह से तो रखा नहीं जाएगा, लेकिन सपोज मान लो यहां पे आप मार्कर को रख रहे हो, तो यहां पे अगर मार्कर को रख रहे हो तो मार्कर कितना जगह घेर रहा था, इस तरह से इतना जगह जो घेर रहा था मार्कर, तो ये इसका जगह घेरने की जो मतलब स्थान घेरने की जो क्षमता होती है कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ का, है ना। तो ये भी उसका एक प्रॉपर्टीज में आता है कि मैटर यानी पदार्थ उस तरह की वस्तु होंगे जो स्थान घेरे और जिसका कुछ भार हो। तो चलो मार्कर को हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल लिखते हैं इसका पहले। तो एग्जाम्पल लिखोगे मार्कर, है ना, मार्कर। उसके बाद जो व्हाइट बोर्ड है हमारे पास जिसमें मैं लिख रहा हूं उसको लिखो, व्हाइट बोर्ड। चलो मेरे पास पेपर भी है ना, कुछ नोट्स है मेरे पास, इसका भी तो कुछ वेट होगा, है ना। तो ये पेपर जो है, चलो मैं जो लिख रहा हूं, क्या मैं मैटर हो सकता हूं कि नहीं, मैं पदार्थ हो सकता हूं? ऑब्वियसली हो सकता हूं, क्योंकि आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो कुछ तो स्थान घेरे होंगे ना, तो वहां पे आपका भी तो कुछ वेट होगा, 40-50 जो भी होंगे। तो इवन यू आर ऑल्सो मैटर, है ना, आप भी पदार्थ हो। तो ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, ये बहुत सारा एग्जाम्पल लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल खत्म नहीं होगा। तो ये आपको समझ लेना है कि उस तरह की वस्तु जिसका कुछ भार हो और वह स्थान घिरे उसको हम लोग मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। ओके, तो चलो ये हमारे पदार्थ का मतलब डिफिनेशन हुआ और उसका एग्जाम्पल हुआ। चलो आगे देखते हैं कि पदार्थ एक्चुअली बनता कैसे है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, दैट वी हैव टू नो हाउ अ मैटर इज कंपोज्ड। एक मैटर जो है वो बना कैसे है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर की डिफिनेशन तो बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ोगे आपको आई थिंक याद हो जाना चाहिए, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मैटर का कंपोजिशन कैसे होता है, बनता कैसे है, हाउ अ मैटर इज मेड ऑफ, है ना। एक मैटर जो होता है कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज से बनता है, कितने छोटे छोटे कणों से बनता है, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज हाउ मैटर इज कंपोज्ड। हाउ मैटर इज कंपोज्ड, क्वेश्चन ही मानो इसको आप या फिर हेडिंग मानो, है ना। मैटर कैसे बनता है ना। हिंदी में लिखोगे पदार्थ कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर इस चीज को जानोगे, ये कॉन्सेप्ट कि मैटर का कंपोजिशन कैसा है, मैटर कैसे बना हुआ है, तो आई थिंक ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा, है ना। इसी चीज के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले इसको आप समझ जाओ, उसके बाद जो आगे पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कि मैटर एक्चुअली बना कैसे है, उसके बाद हम लोग इसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। पहले हम बोलते हैं कि देखो मैटर जो भी होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है ना। जो भी मैटर, इवन ये मार्कर जो हम देख रहे हैं ना, तो आपको तो लग रहा है कि कोई एक ही चीज मिलके बना हुआ है। नो, दिस इज रॉन्ग, है ना। ये मार्कर को बनाने के लिए बहुत सारे इस मार्कर में छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ सटा हुआ है ना। उसके बाद जाके ये हमारा मार्कर बना है। यानी कि अगर रिप्रेजेंट करोगे, इसको दर्शाओगे यानी कि डायग्राम के थ्रू, तो चलो एक डायग्राम लेते हैं।
एक मैटर कोई भी एक इस तरह का, चलो बॉक्स ही ले लो आप, मैटर बॉक्स भी यानी कि स्क्वायर वर्ग टाइप का भी हो सकता है ना, लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है मैटर का। तो मैं एक इस तरह का मैटर ले रहा हूं, तो ये मैटर जो है इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलके बना हुआ है। ये मैटर इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कणों से, सॉरी ये स्क्वायर ले लो आप, ठीक। तो इस स्क्वायर में देखो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलके ये एक मैटर ही बना हुआ है इस तरह से, और एक कण दूसरे कण से सटा हुआ है यहाँ पे। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं पे सटा हुआ रहेगा, कहीं पे थोड़ा खाली जगह रहेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा खाली जगह रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मैटर को दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ग्राम एक कण दूसरे कण से सटा हुआ रहेगा, है ना। इस तरह से कोई वैसा भी स्थिति होगा कि एक कण दूसरे कण के बीच में खाली जगह रहेगा, कोई एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि एक कण और दूसरे कण के बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह रहेगा, है ना। तो इस तरह से देखो ये जितने सारे हैं, ये पूरा के पूरा, इसको आप क्या कह रहे हो, ये जो पूरा एक डायग्राम बनाया हमने, इसको हम मैटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? मैटर। क्या? इसको पदार्थ कह रहे हैं, है ना। ये हमारा क्या है? पदार्थ है। और जितने सारे छोटे छोटे यहाँ पे जो कण हम यहाँ पे दर्शाए हैं, ये सारे के सारे कण जितना सारा है, सारे को आप क्या कह सकते हो? इंग्लिश में पार्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? कण, है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कण कहते हैं। तो प्लीज पहले आप इस डायग्राम को समझो, है ना, तभी आपको मैटर का कॉम्पोजिशन समझ में आएगा। क्योंकि मैटर जिस तरह से बना हुआ है, यानी कि मैटर को बनने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कणों की जरूरत होती है, और वो छोटे छोटे कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। दे आर कनेक्टिंग विथ ईच अदर, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, है ना। पदार्थ जो बनता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके पदार्थ बना हुआ है। जैसे आप डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, जो आप डेली इसको देखते हो, अगर आप स्कूल जाते होंगे तो जरूर इसको देखते होंगे कि स्कूल में जो हम चौक से लिखते हैं, ठीक है, जो चौक से हम लोग स्कूल के ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, वो चौक में देखोगे लिखते टाइम बहुत सारा छोटा छोटा डस्ट टाइप का, यानी कि धूल कण जिसको बोल रहे हैं, उस तरह का निकलता जाता है। जैसे टीचर के हाथ में भी लग जाता है लिखते लिखते। तो वो जो डस्ट आप समझ रहे हो, वो डस्ट नहीं है, एक छोटा छोटा कण है। किसका? उस पदार्थ का। चौक अगर मेरा पदार्थ है तो उस पदार्थ से वो छोटा छोटा कण निकल के आ रहा, दैट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर, दैट इज द, यानी कि उसी को आप क्या कह रहे हो कि पदार्थ के छोटे छोटे कण कर रहे हो। तो एक पदार्थ को बनने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं। एक पदार्थ में कितने छोटे कण होता है ये आप गिन नहीं पाओगे, है ना। इट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, तो चलो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लिख के एक्सप्लेन करते हैं कि मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो पहले इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद इसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, देखो कि मैटर आर composed with very small particles. that इसको थोड़ा सा आप इरेज कर देते हैं, particles. ओके, that particles may be क्या क्या हो सकता है? वो पार्टिकल्स ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको, एटम हो सकता है, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑल्सो, आयंस, है ना। वो जो छोटा छोटा कण यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसको हम पार्टिकल्स लिखे हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। उसी को आप हिंदी में क्या बोलोगे? एटम को परमाणु बोलोगे, मॉलिक्यूल्स को यानी कि
एटम को यानी कि पदार्थ की कॉम्पोजिशन में जो छोटे छोटे कण होता है, वो छोटे छोटे कण क्या क्या हो सकता है? परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है ना। इस तरह से एक मैटर की कॉम्पोजिशंस होती है ना, बहुत सारे। क्योंकि जो अणु परमाणु जो होते हैं, आप इसको ओपन आई में नहीं देख सकते हो। ओपन आई मतलब खोले आंख में नहीं देख सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे एक आप घर में नमक खाते होंगे ना, जो नमक आता है दैट इज द NaCl। ये नमक यानी कि किसका फॉर्मूला है? नमक का, जिसको आप सॉल्ट बोलते हो। तो एक नमक का छोटा सा जो आप दाना ले लेंगे, इतना बड़ा ही समझो आप। चलो थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, आप समझना कि इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। ये एक नमक का कण है, एक छोटा सा नमक का पार्टिकल्स है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस छोटे पार्टिकल्स में कितना एटम्स प्रेजेंट होंगे? यानी कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होंगे? देखो फॉर्मूला तो हमारा NaCl है। इस छोटे कण में Na+ भी प्रेजेंट है, Cl- भी प्रेजेंट है। देखो प्लस माइनस मिलके ये एक्चुअली बना है NaCl। तो यहां पे Na भी प्रेजेंट है और Cl भी प्रेजेंट है। तो एक नमक के छोटे दाने में कितना एटम्स है ये आप गिन नहीं सकते हो। तो इमेजिन करो कि कितना एक मतलब पार्टिकल्स जो होता है, यानी कण जो होता है, कितना छोटा होता है। आप इसको ओपन आई में देख नहीं सकते हो। ओके, तो इस तरह से, ठीक है। तो NaCl का एग्जांपल लेके बताया, जैसे एक शुगर, चीनी भी घर में आप होंगे, है ना। बहुत सारा छोटे छोटे कण है, इस तरह का मतलब पदार्थ है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसी को कंपेयर करो कि अगर एक नमक में कितना एटम्स है या कितना परमाणु है, इसको अगर गिन नहीं सकते, नमक को ही हम लोग ठीक से उतना देख नहीं पाते, है ना। तो मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ। तो ये मैटर का डिफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ मैटर को एक्सप्लेन अगर करना है तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो हिंदी वाले लिखेंगे इसको, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं कि पदार्थ का संगठन, कंपोजिशन मतलब संगठन, पदार्थ की संगठन बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके होता है, और वे छोटे छोटे कण परमाणु, अणु या आयंस हो सकता है। ओके, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बहुत सारे, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर में कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। अगर आप NaCl ले रहे हो, ये भी ले सकते हो। शुगर अगर लेना चाहते हो तो शुगर का भी फॉर्मूला होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुगर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कुछ भी अगर मैटर है वो, तो उसको आप एग्जाम्पल लेके इस तरह से पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो यहां से इसको आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो पार्टिकल्स हम लोग पढ़ लिए, मैटर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। चलो थोड़ा ऊपर चल के इसको नीचे लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, हिंदी में इसका हेडिंग लिखोगे कणों का लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? लक्षण, कणों का लक्षण। ओके, देखो मैटर में जो छोटे छोटे कण प्रेजेंट होता है, यानी पदार्थ में जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसका नेचर क्या क्या हो सकता है। जस्ट इट विल एक्सप्लेन इन विद 3 पॉइंट्स, है ना। जस्ट 3 पॉइंट्स है, उसी से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखने जाए कि मैटर की अगर कणों का कैरेक्टरिस्टिक देखने जाए, उसकी लक्षण देखने जाए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होगा,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पहला पॉइंट यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले कि देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हिंदी में लिखेंगे कणों का 3 लक्षण होता है। कणों का कितना लक्षण होता है? 3। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ एनी मैटर, है ना। कोई भी मैटर को बनाने के लिए इसका उत्तरदायी किसका होता है? पार्टिकल्स का, यानी कण का। पहला हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are continuously moving। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर पार्टिकल्स, मैटर का पार्टिकल्स, इसका लक्षण कहता है कि मैटर जिस कणों से बना हुआ होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। क्योंकि देखो इसलिए होता है क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स होता है यानी कण होता है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है। कौन सी एनर्जी? रिमेंबर दिस, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑलवेज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल मूव कंटिन्यूअसली। ओके, हमेशा मैटर के पार्टिकल्स इसीलिए मूव करता है, बस एक ही रीजन है, दैट इज द की पॉइंट। दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इसको आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा। कि गतिज ऊर्जा के कारण मैटर के जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो चलो लेट मी राइट दिस पॉइंट, है ना। तो इसमें लिखोगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग काइनेटिक एनर्जी show it continuously moving। हाईलाइट कर रहा हूं इसको, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखो। किसके कारण ये मूव करता है? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। याद रखना। इसी तरह से आपको की पॉइंट जो होता है उसको याद रखना, बाकी आप खुद से लिख सकते हो कि कोई चीज मूव क्यों करेगा। जब उसके पास कोई ऊर्जा होगा, तब कोई उसके पास एनर्जी होगा, तभी तो वो मतलब मूव करेगा। मान लो आप 2 दिन से मतलब ठीक से खाए नहीं हो, अगर आपको बोला जाए 50 किलो लेके जाओ, आप खुद खाए नहीं हो, भूखे प्यासे हो, कैसे ले जा सकते हो? नहीं ना। यानी कि एनर्जी इज नीडेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो हिंदी में लिखेंगे इसको कि पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होते हैं, इसीलिए पदार्थ के कण लगातार यानी सतत वो मूव करते रहते हैं, है ना। मूव का हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट कर लेना, मूव करते रहता है। मूव भी आप लिख सकते हो, बीच बीच में अगर इंग्लिश वर्ड अगर लिख रहे हो, दैट इज द मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ना। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के बीच में इंग्लिश एक वर्ड लिख दिए तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं। दिस इज द अट्रैक्टिव, यानी कि ये एक एग्जामिनर के लिए जो कॉपी चेक करता है उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है ना। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 दैट इज particles of matter having
स्पेस बिटवीन देम, मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। बिटवीन की बात जब भी आई मतलब दो चीजों के बीच की बात कर रहा है ना। कि चलो हिंदी वाले के लिए हम इसको समझा दे पहले कि दो पार्टिकल्स के यानी कि दो कणों के बीच खाली स्थान होता है, दो कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो चलो इतना हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद देखो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। चलो जैसे पानी है, आप लोग घर में देखो कुछ डेली लाइफ में इस तरह से आप जरूर करते होंगे। जैसे नींबू पानी आप बनाते होंगे, है ना। चाय कॉफ़ी जो भी आप घर में बनाते होंगे, चाय पानी डालते हो, उसके बाद चीनी डालते हो, और फिर जो आप कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी डालते हो, है ना। तो एग्जाम्पल एक मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कणों के बीच खाली जगह होता है। इसका मतलब देखो, जैसे आप पानी है, ठीक है, पानी, एक ग्लास पानी लिए हैं आप, एक ग्लास है, इस ग्लास में आपने पानी लिया। आपका पर्पस क्या है, मकसद क्या पानी लेने का, आपको नींबू पानी बनाना है, नींबू पानी या फिर जूस बोलो, इसको शरबत बोलो, जो भी बोलो। तो अगर मीठा वाला बनाना है तो आपको चीनी भी डालना पड़ेगा, है ना। तो चीनी, थोड़ा नमक भी डालते हैं कोई कोई, उसके बाद ऊपर से उसका लेमन जूस भी डालते हैं हल्का, है ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये आपका इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट करो। यहाँ तक आपका क्या है, वाटर, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी अणु, दीज आर दी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जिस तरह से आप देख रहे हो एक्चुअली इसी तरह से होता है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको उस चीज को समझा रहा हूं कि उसके बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। तो अगर आप शुगर यहां से ऐड कर रहे हो इस पानी में, तो शुगर तो देखो, शुगर जैसे ऐड करोगे तो शुगर नीचे जाने की कोशिश करेगा और वो फाइनली डिसअपियर मतलब विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाएगा मतलब कि वो पानी में घुलने की कोशिश करेगा और वो फाइनली इट विल डिजॉल्व, वो अंततः डिजॉल्व हो ही जाता है। तो यहां पे आपने शुगर, बहुत सारे शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये शुगर एक्चुअली जाता क्या है, लिक्विड के बीच यहां से लेके यहां तक जो शुगर आ रहा है, इसका मतलब है कि एक कण जो है वाटर का, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि इतना बड़ा है, तो अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जरूर खाली जगह है, तभी यहां से हम शुगर पानी के जो सरफेस है यानी सतह है, सतह से नीचे तक आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है और उसी स्थान के बीच में जो हम ऐड करते हैं उसी के होते हुए वो यहां तक आते हैं। अगर वो डिसॉल्व होने की है, अगर वो घुलनशील है तो इसमें घुल जाएंगे, अगर वो अघुलनशील है यानी कि इफ दे आर नॉट एबल टू डिसॉल्व, अगर वो डिसॉल्व होने की क्षमता नहीं है, जैसे आप सैंड, इफ यू आर एडिंग द सैंड इन वाटर देन ऑब्वियसली इट विल नॉट डिसॉल्व, है ना, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू। तो प्लीज आप लिखने से पहले इस डायग्राम को जरूर समझना और ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड इसको अच्छे तरह से समझना, ओके। तो चलो, तो सपोज मान लो कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से है, खाली जगह है ना, तो ये एम्प्टी स्पेस जिसको बोल रहे हो, यानी इसको हम लोग एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह, यानी कि दो कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसके कारण ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो चलो इसको लिखते हैं, पहले ड्रॉ करो डायग्राम को, उसके बाद डिफाइन करते हैं इसको। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। सॉरी, देयर आर empty space between the particles of matter.
हिंदी में लिखोगे, पदार्थ के दो कणों के बीच खाली स्थान होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ के दो कणों के बीच खाली स्थान होता है। ओके, एग्जाम्पल में लिखोगे, आसान आसान लिखो, मेकिंग ऑफ लेमोनेड मतलब नींबू पानी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको आप लिखो हिंदी में नींबू पानी, जो हम लोग ज़्यादातर ये ज़्यादा अगर धूप होता है, धूप से आने के बाद हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। एक्चुअली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। ओके, ये हो गया। उसके बाद कोई तरह की जूस बना रहे हो, है ना, ऑब्वियसली ये होगा। तो एक एग्जांपल इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। चलो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते हैं। चलो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज थर्ड, particles of matter attract with each other, मतलब हिंदी में लिखोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, इसका हिंदी होगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। हो गया। तो चलो कैसे आकर्षित करता है, चलो एग्जाम्पल ही जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे अट्रैक्ट करता है। चलो आप नल देखे होंगे, नल मतलब जिसमें पानी, आप नल को ऑन किए तब पानी गिरता है। तो चलो आप इसमें एक नल ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। इसमें आप जस्ट आप घर में जाके एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर ये नल है, ये अगर नल है, ठीक है, और यहां से पानी मतलब कंटिन्यूअसली पानी आपका गिर रहा, ठीक, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, कोई उंगली आप बढ़ा दिए हो यहां पे। तो अट्रैक्ट विथ ईच अदर का मतलब देखो, ये पानी जो है, पानी क्या है एक्चुअली, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके ही बना हुआ है ना। ये भी तो एक पदार्थ है, पानी भी तो एक पदार्थ है, पानी भी बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलके बना हुआ है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो H2O इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलके जो गिर रहा है, ये H2O ही गिर रहा है, लेकिन एक किस तरह से गिर रहा, कंटिन्यूअसली गिर रहा है ना। तो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करा, अगर यहाँ पे आप उंगली रखोगे, यहाँ पे अगर उंगली रख दिए तो पानी यहाँ से किधर जाएगा, फिर इधर फ्लो होने लगेगा, इधर से हो सके तो इधर फ्लो होने लगेगा। फ्लो तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पानी का जो अणु होता है, एक पानी का वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है कि वो टूट के कहीं अलग हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो टूट के अलग नहीं होता है, क्योंकि मैटर के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, यानी कि देयर इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसके कारण मैटर का जो कण होता है वो टूट के अलग नहीं हो जाता। टूट के अलग नहीं हो जाने का मतलब देखो, मतलब मेरा ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तुम्हारा बना है ना वाटर। तो ये वाटर ऐसा नहीं होगा कि ये H2 अलग हो गया तुम्हारा, ऑक्सीजन अलग हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बोलोगे सर यहाँ पे उंगली रख रहे तो इधर से तो जा रहा है, मतलब वो मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर इस तरह से बना हुआ है H2O, ठीक है, तो ये टूट के अलग नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरी बात है, और बहुत सारे इसमें चीज है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना समझ में आएगा कि वाटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना। एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट करके रखता है। तो जिसके कारण वो अट्रैक्शन क्या होता है, कणों के बीच में अट्रैक्शन कंटिन्यूअसली होता है ना। तो चलो इसको लिखते हैं।
the particles of matter has attractive force because there should be आयंस समझ रहे हो ना, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। देखो अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, केमिस्ट्री में एक ही बात याद रखोगे आप कि अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव सिमिलर चार्ज आया तो वो दूसरे को दूर भगाएगा, है ना। तो इसीलिए आप आयंस के यहां पे याद रखो, आयंस है तभी अट्रैक्शन पॉसिबल है ना। तो यहां पे आप इस तरह से इसको याद रखते हो। हिंदी में लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच अट्रैक्शन होता है क्योंकि पदार्थ के कणों में आयंस उपस्थित होता है। पदार्थ के कणों में आयंस उपस्थित होता है। तो चलो, है ना, यहां तक आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स खत्म हुआ। फिर अगला लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।